नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 20वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 19 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू खेल किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो जल्लीकट्टू खेल है ना, ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जल्लीकट्टू खेल है ये किस राज्य का खेल है। तो ये तमिलनाडु का खेल है। ठीक है, ये तमिलनाडु का परंपरागत खेल है, और इसकी ये जो खेल है ये पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें इंसानों की बैलों से लड़ाई करवाई जाती है। ठीक है, और इस खेल में बैलों को अपने बस में करना होता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ना, इसको पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो इसको फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, 1967 में, ये सन आपको याद रखना है, 1967 में इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये कौन थे, तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये हमारे देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका उपनाम पूछा जाता है तो इनको मैन ऑफ पीस यानी कि शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उनका उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है। और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि इनकी जयंती कब होती है, तो इनकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। ठीक है, इनकी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर को होती है, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती होती है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए, जो ब्रिक्स संगठन है इन देशों में से बांग्लादेश शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ब्रिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रिक्स है ये दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यदि हम बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। कब, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इस समय इस संगठन का नाम क्या था, तो इस समय इस संगठन का नाम था ब्रक। क्यों, क्योंकि इसमें 4 देश शामिल थे। ठीक है, 4 देश कौन कौन से शामिल थे, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। ठीक है, उस समय इसका नाम था ब्रिक्स, क्योंकि उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ, तो साउथ अफ्रीका जो है इसमें 2010 में शामिल हुआ, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, तो वर्तमान में इसमें 5 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो जो एडमिरल कप है ये नौकायन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी, ये तीनों जो हैं ये नौकायन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGIDR, को आर्थिक सहायता कौन देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसको क्या बोलते हैं, IGIDR बोलते हैं, और इसको आर्थिक सहायता जो है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो IGIDR है ये क्या है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो फाइनेंशियल हेल्प है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वो RBI के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3-4 बातें इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्यों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जो इस्पात की गेंद होती है वो पारे पर तैरती रहती है, क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व जो है वो अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कबड्डी है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भूटान की, कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, और जो नेपाल है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। और हम यहाँ पर बात करें चीन की, कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। ठीक है,
और अपने देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अपने देश भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछता है कि किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, कभी पूछता है किसने नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं। कितने? 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके हैं। कौन कौन से? वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती। ठीक है, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया, तो वो नहीं किया था KR नारायण ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले खोजा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पता क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी इन्होंने? तो इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस आकार में फैली हुई है? ठीक है, ये प्रीवियस रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई है। ठीक है, तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारी एक विशेषता है कि हम एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, ये पूछी जाती है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ये हेरोडोटस ने ही लिखी थी और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, जो शक संवत है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। ठीक है, और इसको किस राजा ने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है ये कनिष्क ने शुरू किया था। किसने? इसको कनिष्क ने शुरू किया था। और यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। डेट भी आपको याद रखना है, 22 मार्च 1957। कब? 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये मणिपुर में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। ठीक है, और इसका शिलान्यास यानी कि इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर का नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ये रिकॉर्ड कब बनाया था? तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 28 मार्च 2004 को। कब? 28 मार्च 2004 को इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। किस स्टेडियम में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था? तो इन्होंने मुल्तान स्टेडियम में ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध। तो इन्होंने कितने रन बनाए थे? तो इन्होंने 309 रन बनाए थे। ठीक है, और इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है ये मुल्तान स्टेडियम पर बनाया था, इसलिए इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और भी इनके उपनाम हैं, इनको नजफगढ़ के नवाब के नाम से जाना जाता है और इनको जैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है एस विजयलक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। ये नाम आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है। इसलिए इस एकेडमी को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं SBPNPA, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं और फुल फॉर्म क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं PK राय। इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार राय। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेपाल का राष्ट्रगान क्या है, तो सयोद थुंगा फुल्का, ये नेपाल का राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इसकी रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। और अपने देश भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, और इसकी रचना किसने की थी, तो अपने देश भारत की राष्ट्रगान जन गण मन की रचना भी किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UGC का गठन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, UGC के बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। और जो UGC है इसका काम क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है जो देश में यूनिवर्सिटी संचालित हो रही हैं उनको मान्यता देना इसका काम होता है। अच्छा दोस्तों, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो UG कोर्स हो, PG कोर्स हो या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स हो, यदि आप एडमिशन लेते हैं तो एक बार उस यूनिवर्सिटी को चेक कर लेना है कि उसने उस यूनिवर्सिटी को UGC ने मान्यता दी है कि नहीं दी है, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं आप, तो UGC.AC.in की वेबसाइट है, यानी कि जो UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टेट में जितने भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां हैं सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एडमिशन लेने से पहले एक बार UGC की वेबसाइट पे ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यदि आप ऐसी यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री कर लेते हैं जिसको UGC ने मान्यता नहीं दी है तो वो आपकी डिग्री या फिर वो डिप्लोमा सरकारी नौकरी के लिए वैलिड नहीं रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है पर्यटन के क्षेत्र में निम्न में से किस राज्य को एक राज्य अनेक संसार यानी कि वन स्टेट मैनी वर्ल्ड कहा जाता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में एक राज्य अनेक संसार या फिर वन स्टेट मैनी वर्ल्ड कहा जाता है कर्नाटका को। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक योजनाएं निम्न में से किस सूची में आती हैं। तो आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची में आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो आर्थिक योजनाएं लॉन्च करती हैं अपने राज्य के हित के लिए, और केंद्र सरकार भी समय समय पर देश के हित के लिए आर्थिक योजनाएं लॉन्च करती रहती है। तो किस सूची का विषय है, तो आर्थिक योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्थान का आदर्श वाक्य है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है ये ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका 1957 में नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो 1957 से इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो ऑल इंडिया रेडियो या फिर आकाशवाणी है कितनी भाषाओं में कार्यक्रम को प्रसारित करता है, 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में ये अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है वाचस्पति पुरस्कार किससे संबंधित है। तो जो वाचस्पति पुरस्कार है ये संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में उत्कर्ष प्रदर्शन करने के लिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये जो पुरस्कार है हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर द्वीप। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस करेंगे। तो बोस्टन ऑफ इंडिया जो है ये अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं सूरत की, तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ को दी सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। ठीक है, दी सिटी ऑफ नवाब किसको कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। हम बात करते हैं मुजफ्फर की, तो मुजफ्फर को कहा जाता है दी लैंड ऑफ लीची। ठीक है, मुजफ्फर जो है ये बिहार का शहर है और इसको दी लैंड ऑफ लीची कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लीची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की शराब की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है नासिक को। ठीक है, और नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम सभी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जलगांव जो कि महाराष्ट्र में है इसको क्या कहा जाता है, इसको बनाना सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और जो जोधपुर है राजस्थान का इसको क्या कहा जाता है, इनको सन और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है, और जो जयपुर है जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों इतने फैक्ट, 4 फैक्ट मैंने बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में और 4 फैक्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो ये 8 फैक्ट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। वेरिंग जल डमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और उस वीडियो को लाइक करें और अपने कम से कम 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के जो है हम इंपॉर्टेंट जीके जीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके हम 20 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो आप इनको भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।